नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा कि जिन ज़मीनों के लिए 143 हो गया है, क्या वो ज़मीनें आवासीय भवन बनाने के लिए वैध हैं या अवैध हैं, नियम क्या कहता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने एक व्यूअर का कमेंट पढ़ के आपको सुनाता हूँ। इन्होंने लिखा है, सर जी आप अच्छे से समझाते हैं, आपकी उम्र लंबी हो, बट सर जी एनओसी पास हो और आवासीय यानी 143 कंप्लीट हो, रजिस्ट्री हो, तो ये ज़मीन वैध है या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई मी। दोस्तों, इनका सवाल ये है कि अगर कोई ज़मीन विकास प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत है और उसका 143 करा लिया गया है, तो क्या वो वैध ज़मीन है या अवैध है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आगे बात करने से पहले आपको अपने एक व्यूअर द्वारा भेजे गए कुछ ऑडियो क्लिप्स सुनवाता हूँ, आप उनको सुनिए। सर ये डीलर एक छोटा सा जो है ना डीलर है, इसने 5 बीघा ऐसा कुछ लेके और प्लॉट काट के एक बहुत बड़ी जो है ना बता रहा है कि कॉलोनी है। कितना बीघा इसने बताया वो याद नहीं है मुझे। बोला कि एक बहुत बड़ी कॉलोनी है मलिक सिटी के नाम से। तो मैंने इससे बोला कि आप अपना कुछ दस्तावेज़ दो कि आप जो है ना जो ऑफिस वगैरह आपने खोला हुआ है, डीलर्स का काम कर रहे हो, तो लाइसेंस वगैरह ऐसा कुछ बनाया होगा ना आपने, ये जो काम कर रहे हो तो आप। तो इसने बताया कि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, सब करने के लिए वो टैक्स मैक्स जो है ना बहुत से ऐसा प्रोसेस करना पड़ता है, वो सब नहीं मैंने किया है। तो ये कुछ दस्तावेज उसने दिए है, ये मैंने उससे बोला विजिटिंग कार्ड वगैरह ऐसा कुछ है, तो ये कुछ पेपर उसने भेजा है। सर ये एक छोटा डीलर है, बोले तो 5 बीघा आई थिंक कि इसने जो है ना किसी किसान से लेके और ये काम कर रहा है। तो इसने मेरे ख्याल लाइसेंस वगैरह ऐसा कुछ बनाया नहीं है, और ये बोल रहा है कि फुल गारंटी है आपका जो है ना ख़रीदने के बाद रजिस्ट्री होगा, रजिस्ट्री होने के बाद आप मकान बनाओ। और वो जो कहते हैं कि सर इलीगल तरीके से जो मतलब वो ढाया जाता है मकान को, तो मुझे उसका डर है कहीं वो उसमें ना आ जाए। सर मैं समझ सकता हूँ, इसके लिए मैंने आपसे जो है ना संपर्क किया है, मैंने कांटेक्ट किया आपको कि आप जो है ना सही जानकारी देंगे इसके लिए। और मैंने जब उस डीलर से पूछा तो उसके पास ना तो लाइसेंस है, ना तो उसने नक्शा पास करवाया हुआ है। वो किसी किसान से लेके बस वो, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया। तो अच्छा, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और इसने रजिस्ट्रेशन किया भी, जाके साइन भी किया उस वो क्या कहते हैं उसे, केवाला वगैरह जो भी होता है रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्री ऑफिस जाके, तो ये जो जो लोग का लिखाया उसके नाम पे चरा है, उसने चरवाया है, तो फिर क्या होगा उसका ज़मीन तो खैर वो उसी के नाम रहेगा ना जिसके नाम चर गया, जिसने ख़रीद लिया। बस ये हो सकता है कि सर जो कॉलोनी उस पर बनेगा वो अवैध होगा, यानी कि कॉलोनी जब तक पास नहीं होगा, नक्शा पास नहीं होगा, जब तक कॉलोनी उस पर घर नहीं बना सकते। यही तो दोस्तों, इन्होंने ऑडियो क्लिप्स अपनी भेजी हैं। इससे ये तो तय हो गया कि हमारे वीडियोस देख के लोग ये जानकारी कर पा रहे हैं कि हमें ज़मीन खरीदने से पहले ये इंक्वायरी कर लेनी चाहिए कि कौन सी कॉलोनी वैध हैं और कौन सी अवैध हैं। तो अब हम बात करते हैं कि 143 वैध है या अवैध है। दोस्तों, राजस्व विभाग द्वारा जो 143 किया जाता है, इसका मतलब ये है कि जो कृषि योग्य जमीनें हैं, उन कृषि योग्य जमीनों पर जिस स्थान पर कृषि की क्रिया, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज अब नहीं हो रही हैं, उन जमीनों को
सरकार आकर्षक घोषित कर देती है, अर्थात उस पर अब और कोई कृषि की क्रिया नहीं हो रही, कृषि के अलावा अन्य कोई भी क्रिया वहां पे की जा रही है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आवासीय क्रिया हो रही है या आवासीय जमीन हो गई या उस पर मकान बनाया जा सकता है। एक बात ये, दूसरी बात ये है कि हमारे विकास प्राधिकरण की सीमा जहां तक होती है, विकास प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत, जिसको हम डेवलपमेंट एरिया कहते हैं, उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम 1973 के अंतर्गत जो भी डेवलपमेंट एरिया है, उन डेवलपमेंट एरिया के अंतर्गत जो भी जमीन स्थित है, वो सारी जमीन उस शहर के मास्टर प्लान से गवर्न होती है, राजस्व विभाग से नहीं। हमारे उस शहर के मास्टर प्लान में किसी भी जमीन का जो भी लैंड यूज निर्धारित है वही लैंड यूज फाइनल है। फिर राजस्व विभाग द्वारा 143 कृषक या आकर्षक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका उपयोग जीरो है। वो केवल डेवलपमेंट एरिया के बाहर उसका प्रयोग है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि डेवलपमेंट एरिया के बाहर भी 143 का मतलब आवासीय बिल्कुल भी नहीं है। उसका मतलब सिर्फ इतना है कि यहाँ पर कृषि संबंधी क्रियाएं नहीं हो रही है, आकर्षक जमीन इसको घोषित कर दिया गया है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट एरिया के अंतर्गत 143 वाली जमीन वैध है या अवैध है, या कौन सी जमीन वैध है, या वैध कॉलोनियां कौन सी हैं और अवैध कॉलोनियां कौन सी हैं। नियम इसमें क्या कहता है, यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इसमें क्या कहता है। दोस्तों, ये यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट की बुक मेरे पास है और उस बुक से पढ़कर मैं बता रहा हूं आपको। दोस्तों, इसमें जो चैप्टर है डेवलपमेंट ऑफ लैंड, भूमि का विकास, इसमें ये प्रोविजन है डेवलपमेंट ऑफ लैंड इन द डेवलप्ड एरिया, विकास क्षेत्र में भूमि का विकास करने के लिए क्या एक्ट में प्रोविजन है वो पढ़ते हैं। पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर इसका हिंदी में अनुवाद करके आपको बताएंगे ताकि आप लोग क्लियर इसको समझ पाए। एक्ट ये कहता है, आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ एनी एरिया as development area under section 3, no development of land shall be undertaken or carried out or continued in that area by any person or body including a department of government unless permission for such development has been obtained in writing from the vice chairman in accordance with the provision of this act। अब इसको हिंदी में बताते हैं। हिंदी में एक्ट ये कहता है, विकास क्षेत्र में भूमि का विकास, ये इसका टाइटल है और इसकी हिंदी की परिभाषा इस तरह है। धारा 3 के अधीन किसी क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित किए जाने के पश्चात उस क्षेत्र में किसी व्यक्ति अथवा निकास का मतलब है सरकारी विभाग भी सम्मिलित हैं इसमें, किसी व्यक्ति अथवा निकास द्वारा भूमि का ना तो विकास किया जाएगा, ना विकास कार्रवाई संचालित की जाएगी, ना जारी रखी जाएगी, बशर्ते कि ऐसे विकास हेतु इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन वाइस चेयरमैन से लिखित अनुमति प्राप्त न कर ली गई। एक्ट ये कहता है कि डेवलपमेंट एरिया के अंतर्गत, विकास क्षेत्र के अंतर्गत, जहां पर भी विकास प्राधिकरण की सीमा है, जहां तक उस क्षेत्र में जो भी भूमि है, किसी भी भूपयोग की हो, भूपयोग तो निर्धारित होगा मास्टर प्लान से, अलग अलग भूपयोगों में भी किसी भी भूपयोग में कोई भी विकास की कार्रवाई, चाहे व्यक्ति हो चाहे कोई सरकारी विभाग हो, उसके द्वारा तब तक नहीं की जा सकती है जब तक कि संबंधित क्षेत्र के विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा उसकी अनुमति ना दे दी गई हो या आवेदक द्वारा उसकी उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त ना कर ली गई। दोस्तों, भूमि का विकास शब्द यहाँ लिखा हुआ है। भूमि का विकास का मतलब ये होता है कोई भी विकास कार्य जो कि जमीन के नीचे, जमीन की सरफेस पर या जमीन के ऊपर भूमि को विकसित करने के लिए किए जाते हैं, वो समस्त कार्य विकास कार्यों में शामिल हैं। अर्थात ना तो विकास क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी सड़क बनाई जा सकती है, ना भी पानी की लाइन डाली जा सकती है, ना सीवर लाइन डाली जा सकती है, ना बिजली की लाइन डाली जा सकती है, ना जमीन के नीचे अंडरग्राउंड कोई वाटर टैंक या कोई इस तरह की एक्टिविटीज, ऑयल टैंक वगैरह, पेट्रोल पंप वगैरह कुछ भी नहीं बनाए जा सकते हैं जब तक कि विकास क्षेत्र के अंतर्गत संबंधित विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से उसकी अनुमति न प्राप्त कर ली गई हो। ये यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट कहता है और यूपी अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट ही उत्तर प्रदेश के समस्त विकास प्राधिकरणों में प्रभावी है और इसी के अंतर्गत विकास प्राधिकरण कार्रवाई करते हैं। ये तो हुई नियम की बात। अब हम प्रैक्टिकल बात करते हैं आपसे, जैसे सामान्य लोगों के ज्ञान के लिए। आप ऐसे समझिए कि एक किसान के पास मान लीजिए कि 10,000 वर्ग मीटर जमीन है, एक खेत या दो खेत हैं। वो किसान क्या करता है, या तो स्वयं या किसी बिल्डर से उसका एग्रीमेंट कर लेता है, जमीन किसान के नाम रहती है। बिल्डर बाहर से आके उसके साथ अनऑफिशियल एक एग्रीमेंट में शामिल हो जाता है, कहता है कि हम जमीन आपकी बेच देंगे इस रेट में और पैसा आप हमें इतने % दे देना पूरे विक्रय मूल्य का, बाकी आपका कोई काम नहीं है, आप पैसे लेते जाओ, रजिस्ट्री करते जाओ, बेचने का काम मेरा है। अब ऐसे देखिए,
उस बिल्डर ने मान लीजिए उस जमीन के क्षेत्रफल में जो भी 10,000 वर्ग मीटर या जो भी जमीन का टुकड़ा हो, उस पर उसने 20 फुट की, 30 फुट या जितनी भी चौड़ाई की सड़कें बना दी और सड़कों के दोनों तरफ प्लॉट बना दिए। समझिएगा ध्यान से, प्लाटों की बिक्री कर दी, 100 गज के, 200 गज के, 300 गज के या जितने भी बड़े, और 20-20 फुट की, 30 फुट की सड़कें उसमें बना दी। रजिस्ट्री किसकी करी? प्लॉट के एरिया की। जो 100 गज 200 गज के प्लॉट है, प्लॉट की रजिस्ट्री करी। एक तरफ सारी लाइन के प्लॉट बिक गए, सामने उसके रोड आ गई और रोड के दूसरी तरफ के भी प्लॉट बिक गए। तो बिल्डर ने अपनी कौन सी भूमि का ट्रांसफर किया? किसी और को, प्लॉट वाली भूमि का, जो प्लॉट का क्षेत्रफल है। लेकिन जिस भूमि पर उसने सड़क बनाई है वो भूमि किसके नाम रह गई? वो मूल रूप से तो किसान के नाम ही थी और उसकी कोई बिक्री नहीं हुई, उसका कोई ट्रांसफर नहीं हुआ। तो सड़कों में जो भी भूमि समायोजित है, जिस पर सड़कें बनी हुई हैं, बिल्डर ने उस जमीन पर जो भी सड़कें बनाई हैं, प्लॉट काटे हैं और सड़कें बनाई हैं। सड़कें जो भी बनी हैं, पार्क जो भी बना है, या पार्क लोग बनाते कहाँ हैं, जो अवैध कॉलोनी है, मान लीजिए पार्क भी बनाया है, कोई बिजली घर बनाया है, तो वो जमीन जो पार्क में, बिजली घर में या सड़कों में या सार्वजनिक उपयोग के कार्यों में कंज्यूम हो रही है, वो जमीन किसी बिक्री में तो आई नहीं, और अल्टीमेटली जब किसी बिक्री में नहीं आई तो किसान के नाम ही है। तो जब सड़क की जमीन किसान के नाम है, प्लॉट किसी और के नाम है आमने सामने, तो किसान के नाम जो जमीन सड़क के रूप में है, वो सरकारी रिकॉर्ड में सड़क दर्ज कैसे होगी? उसका ऑनर तो किसान ही रहेगा ना। तो जब किसान ही रहेगा उसका ऑनर, तो वो सार्वजनिक सड़क कैसे होगी? तो वो कॉलोनी वैध कैसे होगी? सड़क सरकारी रिकॉर्ड में सड़क कैसे दर्ज होगी? किसी और व्यक्तिगत ऑनर की जमीन, व्यक्तिगत भूस्वामी की जमीन सार्वजनिक भूमि के रूप में, सड़क के रूप में उपयोग में नहीं लाई जा सकती है और ना वो सड़क के रूप में सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो सकती है। तो इस तरह से ये कॉलोनी अवैध तो है ही है, क्योंकि वहाँ सार्वजनिक उपयोग की कोई चीज नहीं है, इवन सड़क भी नहीं है। केवल उसने खेतों के छोटे छोटे टुकड़े, अगर एग्रीकल्चर लैंड यूज है तो कृषि कार्यों के लिए आपको बेच दिए, और अगर उसने किसी और मास्टर प्लान के अनुसार भू उपयोग है तो उस भू उपयोग के अनुसार आपको बेच दिए। तो सवाल ये है कि अगर उसने बेच दी है तो जिसने खरीदी है वो उस जमीन का स्वामी है या नहीं? दोस्तों, जिसने खरीदी है वो उस भूमि का, उस प्लॉट का स्वामी तो हो गया, लेकिन उसके सामने सड़क है, उसका स्वामी तो मूल रूप से वही किसान रहा जिसके नाम पहले जमीन थी। तब वो निकलेगा कहाँ से? ये लीगल बात है। प्रैक्टिकली तो ऐसा कुछ नहीं, प्रैक्टिकल तो सड़क की जमीन वो छोड़ देता है, सड़क हो गई सार्वजनिक, लेकिन विधिक रूप से वो सार्वजनिक नहीं है और इसीलिए उसको सड़क के रूप में सरकार नहीं मानती है। और मानकों के अनुसार, हमारे बिल्डिंग बायोलॉजी में जो मानक है उनके अनुसार सार्वजनिक सुविधाएं की सड़कों, पार्क इत्यादि की जमीन नहीं छोड़ी जाती है और एक सुनियोजित शहर का विकास होना संभव नहीं होता है। इसलिए इस तरह की कॉलोनियां अवैध हैं। हालांकि जिसने जमीन खरीदी है छोटे प्लॉट के रूप में, वो उस प्लॉट का भूस्वामी जरूर है, लेकिन वो अवैध कॉलोनी के अंतर्गत स्थित भूखंड का स्वामी है। जब भी उस पर कोई निर्माण करेगा तो अवैध कॉलोनी मानते हुए उस पर किए गए निर्माण को विधिक कार्रवाई की जाएगी और अंत में उसको ध्वस्त किया जा सकता है। इसी तरह पूरी कॉलोनी को भी ध्वस्त किया जा सकता है। इस समय प्रदेश में प्रदेश सरकार बहुत सख्त है और अवैध निर्माणों, अवैध कॉलोनियों पर पूरी तरह पाबंदी लगाने के लिए कृत संकल्प है। तो मेरा आपसे अनुरोध यही है कि किसी भी अवैध कॉलोनी में प्लॉट ना खरीदें, मकान ना खरीदें, या अवैध रूप से बनाए गए बिल्डर्स फ्लोर, फ्लैट्स या भवन जो ग्रुप हाउसिंग के रूप में अवैध रूप से बनाए गए, जिनका मानचित्र स्वीकृत नहीं है, बिल्कुल भी न खरीदें। अन्यथा भविष्य में सरकार द्वारा कार्रवाई किए जाने पर सारा उत्तरदायित्व आपका होगा और आप बड़े आर्थिक क्षति में चले जाएंगे और आपके सपने जो मकान बनाने या मकान में रहने के थे वो चकनाचूर हो जाएंगे। तो मेरा अनुरोध आपसे ये है कि ये पता कर लें ये प्राधिकरण से स्वीकृत है या नहीं है कॉलोनी, इसका लेआउट स्वीकृत है या नहीं है, बिल्डिंग का नक्शा पास है या नहीं है, बिल्डर्स फ्लोर पास होते नहीं है, जो फ्लैट बने हैं उनके नक्शे पास है या नहीं है, और जैसा पास है वैसा ही बिल्डर ने बनाया है या नहीं बनाया है, रेरा में उसका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। इतनी इंक्वायरी करने के बाद ही आप भूखंड या भवन या फ्लैट खरीदें, तभी आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। दोस्तों, इस जानकारी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।